दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार बैसाखी पर नहीं है और इसका क्रेडिट इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया। अब देखिए उसका असर दिखने लगा है। बीजेपी की जो सरकार वास्तव में केंद्र में नायडू नीतीश की पार्टी टीडीपी और जेडीयू की बैसाखियों पर टिकी है। जिस बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव आयोग के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार की राजनीति का यूज किया, वो उन्हीं राजनीति को निपटाने में लग गई और इससे नायडू नीतीश तो हैरान जरूर हुए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, क्या बीजेपी वास्तव में अपनी बैसाखियों को तोड़ने में लग चुकी है? क्या इसकी आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आ चुकी है? क्या एनडीए के अंदर जो पार्टियां हैं उन्हें बीजेपी अब पूरी तरह से जमीन पर ला देना चाहती है ताकि वो जैसे कहें वैसा ही करे? बिहार में तो कहा जा रहा है एनडीए के अहम सहयोगी जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार को 14 नवंबर के बाद पूरी तरह से निपटा दिया जाएगा। कम से कम विपक्ष की ओर से तो ये जोर शोर से कहा जा रहा है। बिहार के चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता ऐसा कह रहे हैं। ये विपक्ष के आरोप हैं। शायद इसे नीतीश कुमार इतनी गंभीरता से ना ले रहे हों और ना ही चंद्रबाबू नायडू का ही ध्यान इस ओर जा रहा हो। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से डिप्टी सीएम अजित पवार 1000 करोड़ के घोटाले में घिरे हैं, उसके नेचर पर एक कद्दावर नेता ने जो विश्लेषण किया, जो बातें रखी है, उससे तो ऐसा लगता है बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी इस बैसाखी को साथ तो रखेगी लेकिन इस स्थिति में पहुंचा देगी जैसी स्थिति में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं। दोस्तों, यहां मैं डिप्टी सीएम अजित पवार पर लगे घोटाले के आरोप पर क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मैं तो ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिस अजित पवार और उनकी पत्नी को बीजेपी से गठबंधन करने के बाद मुंबई पुलिस ने 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में क्लीन चिट दी थी, जिस अजित पवार के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन के बाद ही आयकर विभाग में उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति जो 2021 में जब्त की गई थी उसे रिलीज कर दिया गया था। आखिर वो आज घोटालेबाज के तौर पर तमाम अखबारों की सुर्खियां कैसे बटोरने लगा? यहाँ तो दोस्तों मोदी के 11 साल में एक से बढ़कर एक ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिसे मैंने देखा कि वो अखबारों की सुर्खियां बनी ही नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक कथित लैंड डील में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। ये डील पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में 40 एकड़ महार वतन भूमि से जुड़ी है। कहा जा रहा है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े जमीन घोटाले केस में पुणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पार्थ पवार पर आरोप है कि उनकी कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेज ने पुणे के मड़ावा क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में खरीद लिया। अमेडिया एंटरप्राइजेज में 2 पार्टनर की बात सामने आई। इसमें से एक पार्थ पवार का भी नाम है। एक आरोप यह भी है कि सिर्फ 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी में सारा काम कर दिया गया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये भूमि महार वतन भूमि है जिसको आसानी से बेचा नहीं जा सकता। इसको बेचने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। विपक्षी दलों ने इस डील को भूमि घोटाला करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। आरोप है कि 22 अप्रैल 2025 को कंपनी ने आईटी पार्क और डेटा सेंटर बनाने का प्रस्ताव किया और 48 घंटे के अंदर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी। इस मामले में राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें लिखा, महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मोहर में भी छूट। यह है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर से सत्ता में लौट आएंगे। ना लोकतंत्र की परवाह, ना जनता की, ना दलितों की, अधिकारों की। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या आप इसलिए खामोश है क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं?
अब दोस्तों, राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता अजीत पवार को घेर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान एनसीपी शरद गुट से सांसद सुप्रिया सूले ने इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया। एक तरह से राहुल समेत विपक्ष की ओर से अजीत पवार पर बन रही राय पर जो अपनी बात रखी, उसके आधार पर मुझे लगा महाराष्ट्र में अमित शाह ने जो दावा किया था कि वहां बीजेपी बैसाखी पर नहीं है, क्या वास्तव में बैसाखी तोड़ने या फिर उसे पूरी तरह से कमजोर करने पर अपने आप को पूरा फोकस कर दिया है। दोस्तों, सुप्रिया सूले ने जो बात कही उसे ध्यान से सुनिए। उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही। सुप्रिया कहती हैं, सबसे पहले सरकार बताए कि डील हुई या नहीं। पहले कहा गया कि 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी माफ हुई, अब कह रहे हैं 6 करोड़ स्टैंप ड्यूटी भरी गई या नहीं। सुप्रिया सूले ने सरकार के भ्रामित संकेतों पर सवाल उठाते हुए सवाल किया। पहले कहा डील नहीं हुई, फिर स्टैंप ड्यूटी कैसे भरी? महाराष्ट्र सरकार हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री को रिकॉर्ड साफ करना चाहिए। तहसीलदार कह रहे हैं कि उन्होंने डील पर साइन नहीं किए, तो डील हुई या नहीं कैसे निलंबित कर सकते हैं? सूले ने पार्थ पवार का बचाव किया, कहा अगर लोग कहें कि मैं पार्थ का समर्थन कर रही हूं तो कोई समस्या नहीं। मैंने आज सुबह उनसे बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया? उन्होंने जांच के आदेश दिए, एफआईआर भी दर्ज करवा दी। तो क्या माना जाए, बीजेपी अपने गठबंधन में दोस्तों को तोड़कर अलग अलग पार्टियों को तो रखना चाहती है, लेकिन इस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए उन्हें कमजोर कर देना चाहती है, ताकि साथ छोड़कर जाने की कोई हिम्मत ना दिखा सके। फडणवीस ने कहा, प्राइमा फेसी मुद्दा गंभीर लग रहा है, जांच से सच्चाई सामने आएगी। अब सवाल है कि फडणवीस द्वारा जांच के आदेश दिए जाने और समिति का गठन करने को क्या अजीत पवार हल्के में लेंगे? सीधे उनके बेटे तक जांच पहुंचने से क्या अजीत पवार नाराज नहीं होंगे? और ऐसे में क्या गठबंधन में सब कुछ सही रहेगा? लेकिन इससे आगे एनडीए में शामिल उन पार्टियों को भी ये संकेत है, बीजेपी को अब बैसाखी नहीं, कमजोर दोस्त चाहिए, जिसकी राजनीतिक मजबूती के सहारे अपने लिए बीजेपी सत्ता के रास्ते तो बनाना चाहती है, लेकिन गुलाम की तरह जो सिर्फ बीजेपी के हुक्म की तालीम करे, विरोध करने की उसमें क्षमता ना हो। महाराष्ट्र में अजीत पवार के बारे में ये कहा जा रहा था, उनका प्यार अपने चाचा शरद पवार के लिए उमड़ रहा है, तो उन्हें थामने या कहिए उनके प्यार पर ब्रेक लगाने के लिए घोटाले का एक और मामला लेकर आ गए। अब दोस्तों, ऐसे ढेरों मामले आज नहीं तो कल नायडू के लिए भी निकल सकते हैं। एनडीए के अन्य गठबंधनों के खिलाफ भी बीजेपी निकाल सकती है। ऐसा लगता है बैसाखी तोड़ो अभियान के तहत बीजेपी का अगला टारगेट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अजीत पवार के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी की ओर से पहले उन्हें दूध का धुला हुआ बताया गया और अब फिर से ये बताने का प्रयास हो रहा है, दूध जांचने की जरूरत है। वो नायडू नीतीश जो इस वक्त मोदी की बैसाखी हैं, उनके लिए खतरे की घंटी तो जरूर है। पता नहीं नीतीश नायडू के कान तक खतरे की घंटी की आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।